Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, Neelam World. So today we have discussed one of the most basic chapter named gravitation for your class 9. This is chapter 10, and this is also coming your final exams, means term 2 exam. So let's get start this video. Okay. So, so what is gravitation? all students think that what is gravitation. सारे बच्चे यही सोचते हैं कि भाई ग्रेविटेशन है ही क्या, मतलब है क्या वो। ठीक है, तो किसी किसी को क्या है समझ नहीं आता है कि ग्रेविटेशन आखिर है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बट इन दिस वीडियो आप ये सब समझने वाले हैं, वो भी मैं यहाँ पे टारगेट रख रही हूँ 1 आवर का इस वीडियो को ख़त्म करने का। बिकॉज आप भी यूट्यूब पे जाते होंगे, 3 से 4 लेक्चर होते हैं, वो उसे अटेंड करने से अच्छा। अब देखो आप, अभी हमारे 3 से 4 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम है। अब हम 2-3 लेक्चर देखेंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट पे कैसा फोकस करेंगे। इसीलिए मैं फटाफट से जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फटाफट से बता देती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फोर्सेस इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई जो हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं इसका मतलब है क्या। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ही हम इस पृथ्वी पर है नहीं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख देती हूँ। यार ठीक है, जैसे कि तो भाई ऐसा चीज़ है कि भाई हम जब ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं जाती है। तो इस चैप्टर में ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटी हमने बताया कि जो ग्रेविटी है वो ये एक बहुत ही बेसिक फोर्स है, किसमें, हमारे यूनिवर्स में। इट प्ले फंडामेंटल रोल नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट ऑल्सो इन द वे ऑब्जेक्ट बिहेव ऑन अर्थ। ये एक बहुत बड़ा एक महत्व रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोलर सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अर्थ के एक एक ऑब्जेक्ट पे, जो एक एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पेन हो, सोफ़ा हो, बेड हो, वो एक एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का करती है। पढ़ लेते ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से आकर्षित करती है। लाइक ग्रेविटेशन में द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जो हमारी अर्थ पे ऑब्जेक्ट होता है वो कौन अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा पेन है। तो ठीक है, हमने अर्थ से मान लीजिए पेन गिरा, तो पेन भी तो जाके पृथ्वी पे ही गिरा है ना। तो ये जो अर्थ, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए, आपस में क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। इसी को हम किसका नाम दे देते हैं, ग्रेविटी का। और ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के बहुत फॉर्मूले होते हैं, तो इसे भी हमें पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। ओके, ठीक है, इसे भी पढ़ना क्या है, हमें ज़रूरी है। अब क्या है कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. It is independent of medium. ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा अधूरा सा लिखा है, लेकिन मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो आपको लिखना क्या होगा, ओके, पेपर में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली आने वाला है, सो नोट डाउन दैट। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
मतलब कि आप ग्रेविटेशन को समझाइए एंड गिव इक्वेशन एंड राइट अ इक्वेशन या गिव इक्वेशन, कुछ भी वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है? आपको इसका आंसर देना है एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract every other body जो है, एवरी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक अदर बॉडी से। अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी एक फोर्स के साथ, विद अ फोर्स। कि हमारी सपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, जो आपकी NCERT पे है, ठीक है। तो आप NCERT पे देख भी लीजिएगा। विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them ओके, ठीक है। तो आपको इसमें लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टफ, बट ये इतना अब सोचिए, जब एक लाइन में मैंने 2 वर्ड लिखे तो ये कितने वर्ड का है? आई विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ड का है। अब देखो, आप जो 150 200 वर्ड का ऐसे याद करते हो तो वो कितनी ईजिली कर लेते हो, है ना। तो अगर आपसे पूछता है राइट इट्स इक्वेशन, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। अगर वो 2 नंबर का है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो दे रहे हैं 5 नंबर, ठीक है, आपको पेपर की एक मार्किंग स्कीम मैं सोच रही हूँ समझाने की, सो आई विल पिक, ठीक है। तो ये जो पेपर है, मतलब ये जो हमारा आंसर है, इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। क्या बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसी लाइन को बढ़ा दीजिए जो हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है। अब अगर आपको इसकी इक्वेशन बोले तो आपको, ये थोड़ा लाइट हो गया, आपको लिखना है F इज इक्वल में G 1 मास 2 एंड देन ये हमारी आती है इक्वेशन। चलिए अब इक्वेशन को भी समझा देते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अगर इतना ही दिया जा रहा है तो ये फॉर्मूला है याद करने की एक ट्रिक। हमारी नेहा मैम थी, मतलब कि हमारी मैम का नाम था, तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर तुम पढ़ के समझते हो सो दैट्स ऑल, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए F जो है वो है एक इसको हम पहले हमारा फॉर्मूला था, इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लाइट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो G है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेट, अब ये जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था M1 और M2, ये देख लीजिए थोड़ा, ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो है, वेट, कि एक दूसरे से क्या है, बॉडी अट्रैक्ट करती है ना, मैंने अभी आपको बताया था।
तो ये क्या है, जब हम ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, किसी भी हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से F, तो हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, फिर इजुकल में हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके 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 ओके, एंड देन मैं यहाँ पे फिर लिखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, फिर कॉमा मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, देन डिस्टेंस का मैंने बताया नहीं, बता देती हूँ। अब जो डिस्टेंस होता है मीन्स कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से पेन फेंका है यहाँ पे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम d², या तो अगर रेडियस दी हुई है तो r² लिख देते हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं बताता। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए कि बड़ा जी और छोटा जी में बहुत ही अंतर होता है। छोटा जी अभी मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, पहले हम चैप्टर पढ़ लेते, बाद में इरेज करते रहेंगे चैप्टर। ओ, यहीं पर थे हम, ठीक है। तो हमने अब ये सीख लिया है कि फॉर्मूला भाई कहाँ से आया था, ये G/m² यहाँ पे r दिया है, ज़्यादा r या d ही चलता है, जो नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि एक बॉडी है जिसे एक सर्टेन हाइट से क्या किया है, गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है, और वो डाउनवर्ड मतलब ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के कारण क्या है, वो नीचे गिर गई। इट इज़ अ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड, it reaches a certain height and fall downward to be the अर्थ ग्रेविटी। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जब हम एक हाइट पे से किसी को ड्रॉप करते तो वो जाके हमारी पृथ्वी पर ही लगता है ना, लगता तो हमारी पृथ्वी पर ही है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, तो इन्होंने मे भी बोला है, मीन्स शायद, ठीक है। तो आप इसे कन्फर्मली मत लिखिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ग्रेविटेशन में भी लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आता है इन साइंस, ठीक है, ओनली साइंस सब्जेक्ट पे ये ट्रिक इज आएगा कि कि हमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब थोड़ा सा बदला सा लग रहा है, तो आप उसे लास्ट में बेबी लिख के डिनोट कर दीजिए। डिनोट नहीं करना है, बस बेबी लिख दीजिए, तो सबको लगेगा कि भाई आपने यही किया, ठीक है। ओके, अब क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। जैसे हमारे मून और अर्थ में अट्रैक्शन है, उसी तरीके से होता है। जैसे कि अट्रैक्शन क्या है, सूरज में और प्लैनेट में, ठीक है। क्यों प्लैनेट सूर्य के चक्र काटते हैं, क्यों मून पृथ्वी के चक्र काटता है, ये किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। अब ग्रेविटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि अ न्यूट्रल फोर्स दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक ऐसा वो मतलब एक ऐसा न्यूट्रल फोर्स जो एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचे, अपनी तरफ आकर्षित करे, लाइक अ मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ग्रेविटी हुआ। कीप इन द मून ऑर्बिटिंग, जय आप इसमें रख सकते हैं कि जो चांद है वो ऑप्टेनिक मतलब ऑर्बिटिंग करता है, ऑर्बिट घूमता है। इट होल्ड स्टार टुगेदर, वो स्टार्स को अपने तरफ होल्ड करके रखता है। एंड बाइट गैलेक्सीज टुगेदर फॉर बिलियन ऑफ द ईयर्स, प्रिवेंटेड प्रिवेंट प्लैनेट फ्रॉम लॉसिंग देयर एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्यों नहीं जाता, सिर्फ ग्रेविटी के कारण। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको बताया था स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि स्टेट करना है हमें यूनिवर्सल लॉ के बारे में। तो चलिए स्टेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है, देखिए सेम लाइन वही बोली है जो मैंने बोली है, ठीक है। तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज़ पे मैं स्टार बना दूँ वो इम्पॉर्टेंट है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट, वो क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। सॉरी फॉर दैट कि मैं टू प्रोडक्ट इज द लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। मतलब ये आएगा,
अब क्या है यहाँ पे, हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी एसआई यूनिट वगैरह, देखते हैं आगे आता है कि नहीं। ओके, ये देखिए, ये मैंने जो आपको अभी पीछे समझाया सेम वही है ये, ठीक है। तो यूनिवर्स, जी का मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डी का बताया था डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम, जो बड़ा है मतलब एक, मैंने बताया था ना, एक बॉल से दूसरी बॉल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसे आप डी स्क्वायर बोलते हैं। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी स्क्वायर में लिख देते हैं, और एफ को हम ग्रेविटेशनल फोर्स में लिख देते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फोकस दैट, कि भाई ये देखिए, ये मून है हमारा और ये हमारा कोई भी प्लैनेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के बीच क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है ना। अब क्या, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। इतना तो आप समझ आ ही गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो सो कमेंट डाउन नाउ। ओके, तो ऐसा यूनिट भी आ गई है जी की। तो जी की यूनिट होती है, ओके, the SI unit of G is nm square kg minus square। तो देखिए, kg का तो सबको पता है किलोग्राम, पर nm क्या है, जो अगर बिगनर्स है तो बता दूं, nm को हम न्यूटन मीटर से भी जानते हैं, न्यूटन मीटर, क्योंकि ये ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन जी ने किस पे की थी, 1687 में ये प्रपोज किया था बेबी। ओके ओके दैट, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी जो ग्रेविटेशन का अगर आप फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो आपको लिख रहा है 6.67 मल्टी 673। आप 3 को नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैं कभी भी नहीं लिखती, इसलिए मेरे मुंह में 6.67 ही रहता है। मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एंड केजी में माइनस का स्क्वायर। ओके, सो लेट्स गेट next topic। okay, so the strength of the gravitational attraction between two objects depend on two फैक्टर्स। जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्ट करती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो किस पे डिपेंड करते हैं, दो फैक्टर पे। हाउ बिग द ऑब्जेक्ट हार, कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, उसी से हमारा डिसाइड होता है। कि आप एक पेन को पत्थर पे फेंकोगे तो पत्थर थोड़ी ना टूट जाएगा, पत्थर को पेन पे फेंकोगे तब पेन टूटेगा, है ना, कुछ इसी तरीके से। हाउ फेयर अपार्ट दे आर। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल बहुत ही आसान है और इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। विथ कैलकुलेट विथ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट can be considered freely falling object of different shape, accurate different of versus faith। अगर हम किसी चीज को ऊपर से फेंक रहे, ठीक है, ऊपर से हम फेंक रहे उसका शेप चेंज हो रहा है, लाइक हम आइसक्रीम को फेंकते हैं ऊपर से नीचे तक, तो जब हम उसे स्लोमो में करके देखते हैं तो वो कितना धीरे धीरे गिरता है। तो वो जो धीरे धीरे गिरता है ना, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, फ्री फॉल के नाम से। ठीक है, ठीक है, पता चला फ्री फॉल है क्या। और वो अपना क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप लेता है, डिफरेंट पत्थर, डिफरेंट फेदर। अब आता है छोटा जी। छोटा जी को आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम छोटा जी से डिनोट करते हैं, और इसकी द यूनिट ऑफ जी सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसकी जो है क्या है, ये इसकी एसआई यूनिट है, और उसकी तो आपने देख ही ली है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चले तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स है एक प्रोडक्ट है किसका, मास और एक्सेलरेशन का। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। मतलब एम जी को हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m को हम बोलते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें पुट होता है, बड़ा जी ही लगता है, बट हमने उसमें क्या लिखा था, फोर्स लिखा था, फिर हम जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर करता, इसमें एम जी लग जाता है फोर्स की जगह पर। ठीक है, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, छोटा जी फिर बड़ा जी, एम मास टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, इसमें जो एम है वो मास किसका है, अर्थ का है, और डी कितना डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ से दूर है। मतलब कि एक पेन है, ये अर्थ है, ये पेन पे जा रही है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एक मास ऑफ अर्थ। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं तो फोर ऑब्जेक्ट नियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ए इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जो अगर हम पास के सरफेस पे देखें अर्थ के, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, अर्थ के रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो अब यही एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, या एफ जी अपॉन में एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मास एंड वेट के बारे में। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, थ्रस्ट एंड प्रेशर, यहाँ से आपके टॉपिक होते हैं कट, बिकॉज ये आपके टर्म 2 में नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, तो ये सब नहीं आ रहा है, सो कट इट। बट ये आर्चीमेड्स के प्रिंसिपल है ना, ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, बट मेरे हिसाब से ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, जो इस बार का मिडल टर्म है ना, इसमें ये 2022 का है। ठीक है, कई बच्चे इसकी वीडियो कोई क्या पता 2023 में देखे, तो मैं तो पिट ही जाऊंगी। 2000 ओहो 2022 की में थ्रस्ट एंड प्रेशर से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मास एंड वेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मास इज अ फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास विद मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। अगर आप इस ब्रह्मांड में हैं तो आपका कोई ना कोई मास होगा, मतलब वेट, हर चीज़ का एक वेट होता है, भले ही एक जीरे के दाने का ही क्यों ना हो, पर एक वो होता है, वेट होता है। ठीक है, वेट इज नॉट फंडामेंटल, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस इन द यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि वेट जो है एक फंडामेंटल वैल्यू है, वो एक हमारे यूनिवर्स में एक सर्कमस्टांसेस क्या है, डिपेंड रहता है उसकी वैल्यू पे। वेट इज़ अ फोर्स, जो हमारा वेट है वो एक फोर्स है, इज़ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी विथ मास एम बाय ऑल द अदर बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, जिससे हमारी जो ब्रह्मांड की अदर बॉडीज होती है जिसमें हम अट्रैक्ट करते हैं, लाइक दिस, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमें पता चल चुका है कि अगर आपको किसी इक्वेशन देते हैं, अब आपको लिख देते हैं भाई एम ई। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए मैं बोलती हूँ, अगर एम ई लिखा है तो मतलब मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द मून, जो हमारा चांद होता है, वेट। ठीक है, तो सॉरी ओके, तो हमारे जो मून होता है उस पर हमारा वेट क्या हो जाता है, 0 होता है वैसे तो, चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी में हमारा अगर मान लीजिए 2 kg वेट है, तो मून पे ऐसा नहीं है कि वो मून पे 2 kg ही रहे, क्योंकि जो मास पृथ्वी पर होता है वो मास मून पे जाते जाते कम हो जाता है। ठीक है, सो द मून एक्सर्ट लेजर फोर्स इन द अर्थ ऑब्जेक्ट देन द अर्थ, इसीलिए मून का जो ऑब्जेक्ट हमारा पृथ्वी पर लगता है इससे थोड़ा कम लगता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विच द सॉरी चोट लग गई मुझे, भीजा आप यही पढ़ते हैं, हाँ क्या पढ़ते हैं, हाँ, और द अर्थ, सो द मून एक्सर्ट लेजर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो जो मून है वो एक लेजर फोर्स लगाता है अर्थ पे, अर्थ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थ पे सिर्फ किसका सॉरी ऑब्जेक्ट पे किसका प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी का, मून का नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6। जैसे कि मान लीजिए कि 1/6 है, तो मतलब मान लीजिए कि 1/12 वेट है हमारा मून पे, तो सॉरी पृथ्वी पर हमारा वेट 1/12 है, तो मून पे जाके कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, समझे आप। या तो मान लीजिए कि मून पृथ्वी पर हमारा 12 है, तो वो क्या कट के हो जाएगा, 6। आधा, आधे का भी आधे का आधा आधा आधा, मतलब 1/6 हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 12 बॉक्स से मैथ की है ना, मान लीजिए 4 ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 है, हमारे मून पे वेट कितना है, 6 तक है, ठीक है। अब हमारा ये 2 बॉक्स बचा है, तो इस 2 बॉक्स को आप 3 भागों में बांट देते हैं। ओके, तो ये दोनों बॉक्स को क्या बोलेंगे आप, दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 4 विद द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। हमें बताया कि अर्थ किसको अट्रैक्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, एट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। और अगर पृथ्वी सॉरी जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम उस मून पे ले जाते हैं, तो उसकी फोर्स विद द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ये सेलेस्टियल बॉडी के बारे में सबसे वेट हमें पता चल गया ना, थ्रस्ट है, प्रेशर नहीं आएगा तो बस। ओके, अगर आपको मुझ पे कोई भी डाउट है कि ये वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, सो मतलब आप वो मैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये वाला चीज़ आपको याद कर लेना है, अर्थ का इतना मास वैसे देते हैं, और अर्थ के बीच में रेडियस इतनी है, मून का इतना है, ठीक है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वीडियो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सो अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, आप खुद ही जान रहे हैं यार, सुबह सुबह उठ के पहले नोट्स बनाओ। वैसे तो ये नोट्स मुझे mycbsguide.com से मिल जाते हैं, बट फिर भी ये बोर्ड पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। और 7 बजने वाले हैं, मेरा टाइम होने वाला है, मुझे नहाने भी जाना है। सो बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इतना तो कर ही सकते हो यार, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। एंड लाइक माई वीडियो। ओके, बाय बाय।